गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज आपको जल संसाधन का आगे वाला चैप्टर शुरू करते हैं। इसके पहले आपको जल संसाधन में जल की उपलब्धता, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, जल की दुर्लभता, इसके बारे में बताया गया था। नाउ नदी घाटी परियोजनाएं, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स क्या हैं और इन नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य, पर्पस क्या है, उद्देश्य। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, व्हाई दे आर नोन एज मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों कहा जाता है? वाई दे आर नोन एज मल्टीपर्पस। मल्टीपर्पस का मतलब बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय परियोजना। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। रिवर वैली का मतलब है नदी घाटी, अर्थात आपने देखा होगा कि हमारे देश में तमाम नदियों का प्रवाह होता है और ये नदियां लगभग दो प्रकार की हैं, जैसा बताया गया, पेरिनियल रिवर या दूसरी हैं सीजनल रिवर। पेरिनियल रिवर का मतलब है सदाबाही नदियां जो सदैव प्रवाहित होती हैं, सदा नीरा भी कहते हैं इनको, या सदा बाही नदियाँ। सदाबाही नदियाँ ऐसी नदियाँ जो कि पूरे वर्ष प्रवाहित होती हैं। कहने का तात्पर्य कि ऐसी नदियों में पूरे वर्ष पानी रहता है। A source of water, they are getting water from glaciers as well as from the rain. हिमनद, हिमानिया इनके उद्गम स्थान है, वहाँ से धीरे धीरे इनको पानी मिलता है। और दूसरा, वर्षा का जल भी नदियों के प्रवाह में शामिल हो जाता है, इसलिए पूरे वर्ष ऐसी नदियाँ बहती हैं। दूसरा है मौसमी नदियाँ, सीजनल रिवर। सीजनल रिवर का तात्पर्य है कि कुछ ऐसी नदियाँ आपने देखी होंगी कि जो वर्षा ऋतु में या जब पानी बरसता है तो रेन फॉल होने के साथ साथ नदी नालों से जो पानी नदियों में पहुँचता है, तो ये बरसात के समय में प्रवाहित होती हैं और जैसे जैसे गर्मी आती है धीरे धीरे इनका पानी जो है कम हो जाता है और कहीं कहीं पर ये सूख जाती हैं। तो ऐसी नदियों को मौसमी नदियाँ कहते हैं। तो जो नदियाँ हैं इन पर कुछ बांध बनाए गए हैं, ठीक है। बांध जो नदियों में बनाए गए हैं, तो ये जो बांध हैं, यही बांध जो है तो धीरे धीरे कुछ दिनों बाद बहुउद्देशीय परियोजनाओं में बदल जाते हैं, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में बदल जाते हैं ये परियोजनाएं। क्यों? क्योंकि और ज़्यादातर बांध सदाबाही नदियों में बनाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर बांध सदाबाही नदियों में नहीं बनाए जाएंगे तो उनमें पर्याप्त मात्रा में वाटर स्टोर नहीं हो पाएगा, पानी का संचय नहीं हो पाएगा और उस बांध का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। तो बांध बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? सबसे पहला है कि व्हाई द डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड, व्हाट आर द रीजन्स। बांध जो है तो एक ऐसे शब्द से संबंधित है कि जब नदी के प्रवाह को अवरोध किया जाए, रोका जाए,
with the construction of concrete wall, either with the help of wooden blocks or sandbags। तमाम ऐसी चीज़ें हैं कंस्ट्रक्शन के आधार पर, डैम्स तमाम प्रकार के हैं, स्ट्रक्चर के आधार पर तमाम प्रकार के हैं। तो जब नदी के प्रवाह को, जल को रोक करके एकत्रित किया जाता है तो एक बहुत बड़ा जलाशय बन जाता है। उस जलाशय को ही हम बांध कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग वाटर ऑफ डैम दैट इज डिफरेंट, इट डिपेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन और एज पर इट्स हाइट और एरिया। ठीक है, तो अब हमको नदियों पर बनाए गए बांध परियोजनाएं क्यों कहते हैं और नदियों पे बांध क्यों बनाए गए, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो भारत में आप देखते हैं कि 4 महीने लगभग 80% रेनफॉल होती है, वर्षा हो जाती है। तो वो 80% वर्षा का जल तमाम एरियाज को फ्लडेड कर देता है, बाढ़ में परिवर्तित कर देता है, जिससे कि नुकसान होता है और वो पानी व्यर्थ में बहकर महासागरों में, समुद्रों में विलुप्त हो जाता है। तो अगर हम बांध बनाएंगे, लोगों को ऐसी गवर्नमेंट को आवश्यकता हुई कि नदियों पे इस पानी को कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए, इसे इकट्ठा किया जाए, तो उन्होंने सबसे पहले बांध बनाने काम शुरू किया। और द फर्स्ट वाटर वैली प्रोजेक्ट दैट इज रिवर दामोदर। रिवर दामोदर ये वेस्ट बंगाल में है। दामोदर नदी घाटी परियोजना इसको बोलते हैं, जो कि भारत की पहली परियोजना थी। सबसे पहला भारत में बांध बनाया गया वो दामोदर नदी घाटी पर, और ये पश्चिमी बंगाल में बनाया गया। क्यों बनाया गया? आपको पता है कि दामोदर दैट इज नोन एज द शोर ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। समझ में आ गई बात? पश्चिम बंगाल का शोक इस नदी को क्यों कहते हैं? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तमाम, जो है तो उसमें आंसर्स मिलते जुलते लिखे रहते हैं और उसे टिक करना। तो इस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है और वो पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा नुकसान करती है। तो इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ड्यू टू फ्रीक्वेंट फ्लड्स इट कॉजेस damages lot of property, settlements and agriculture as well as your human life। तो इन सब चीज़ों को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेंगे। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? सिमिलरली बिहार का नाम आपने सुना है, बिहार में भी बहुत बाढ़ आती है। और यहाँ पर बाढ़ आने का कारण क्या है कि मैप में देखेंगे यहाँ से पूरा पानी जाकर के ड्रेन होता है और बिहार और पश्चिम बंगाल में पूरा का पूरा वाटर एकत्र हो जाता है, जिससे नदियाँ फ्लडेड होती। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। कौन सी नदी है? कोसी, कोसी नदी ये बिहार का शोक कहलाती है। ये नदी की चौड़ाई बहुत अधिक है और सबसे ज़्यादा इसमें बाढ़ आती है, जिससे बिहार है और आसपास का एरिया है बहुत ज़्यादा वास्ट आउट हो जाता है, सबमर्ज हो जाता है, वाटर के अंदर डूब जाता है, पानी से प्रभावित होती है। वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और आजकल आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा बाढ़ पटना के बाद में शुरू होती है और पश्चिम बंगाल तक ज़्यादा एरिया पर। तो ये बिहार जो है इट इज़ अफेक्टेड बाय द
river Koshi. That's why river Koshi, it is known as Shadow of Bihar. उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको बताना है परियोजनाओं के बारे में। ये तो मैंने आपको बताया कि बांध बनाने की आवश्यकता, सबसे पहली आवश्यकता है नदियों के बाढ़ पर नियंत्रण। तो इनके प्रमुख उद्देश्य, नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं? पहला, कंट्रोल ऑन फ्लड, बाढ़ पर नियंत्रण। दूसरा, फैसिलिटीज फॉर इरिगेशन, सिंचाई की सुविधा। तीसरा, जल विद्युत का उत्पादन। नंबर 4, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन, नौ संचालन, इसके बाद पेयजल की आपूर्ति। उद्योगों के लिए जल उपलब्धि। ये लगभग महत्वपूर्ण पॉइंट है। बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत का उत्पादन, मत्स्य पालन, नौसंचालन, पेयजल की आपूर्ति और उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति। ठीक है, उद्योगों को जल की आपूर्ति। अब आप पहला देखो, कंट्रोल ऑन फ्लड्स। सबसे पहले तो आवश्यकता ये पाई गई कि नदियों पर बांध बनाए जाएं, क्योंकि फ्रीक्वेंटली बाढ़ आती रहती है। लगातार बाढ़ से जनधन का अधिक नुकसान होता है। तो जिन जिन नदियों पर बाढ़ आने लगी, जिन नदियों पे ज़्यादा बाढ़ें आती हैं, उन पर सबसे पहले सरकार ने डैम्स बना दिए, और वो डैम्स ऊंचे बनाए कि उसमें पानी, वाटर रिजर्वर्स है, पानी भर जाएगा। धीरे धीरे पानी को रिलीज करते रहेंगे, जिससे कि नुकसान नहीं होगा। और बाढ़ पर कंट्रोल किया गया, नियंत्रण किया गया। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताए थे कि पश्चिम बंगाल में यहाँ पर, और ये बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जगह जो उद्देश्य है इन नदी घाटी परियोजनाओं का, वो बाढ़ पर नियंत्रण है। इसके बाद दूसरा देखा गया कि ये जो डैम्स हैं, इनमें जो पानी भरा हुआ है उसका हम उपयोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर साल बाढ़ आएगी और डैम्स बनाए गए हैं। अगर उनका पानी उपयोग में लाया जाएगा, जितना खाली होगा फिर स्टोर कर लेंगे, नहीं तो रिलीज करना पड़ेगा, उसे फ्लो करना पड़ेगा, और वो पानी जो है बह करके पुनः एज इट इज चला जाएगा। तो सरकार ने सोचा कि भारत में वर्षा का जल हमको 80%
और 20% रेशियो में। ये समर सीजन में मिलता है और ये विंटर सीजन में मिलता है। तो विंटर सीजन में 20% रेन आपको मिलती है और विंटर सीजन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा रबी की कृषि फसलें जाड़े के दिनों में उत्पन्न की जाती हैं और कृषि करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। तो देखा गया कि इस समय पानी की ज़रूरत है, तो सबसे पहले क्या हुआ, सिंचाई के लिए यहाँ से नहरें बनाई गई, नहरों का निर्माण किया गया, नहरों का निर्माण, और इन नहरों को इन बांधों से जोड़ दिया गया और इन पर पानी प्रवाहित किया गया। तो ये नहरें कृषित क्षेत्रों से होकर के गई, जैसे गंगा कैनाल है, शारदा कैनाल है, अपर गंगा कैनाल हरिद्वार से निकलती है, पूरा जो है तो उत्तर प्रदेश इससे सिंचित किया जाता है। इंदिरा गांधी कैनाल भारत की सबसे लंबी नहर जो राजस्थान वाटर प्रोजेक्ट के रूप में जानी जाती है, सिंचाई के लिए इसका बहुत बड़ा प्रयोग है। राजस्थान में गंगा नहर, गंगानगर, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट्स, इससे पूरा का पूरा जो है तो अच्छा पानी मिलता है और यहाँ पर अच्छी खेती की जा रही है। तो ये जो सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई, ये नहरों के माध्यम से इस पानी को जो है फ्लो किया गया और किसानों को इससे बहुत लाभ हुआ। जाड़े के दिनों में वर्षा की कमी को पूरा करने के लिए इन बांधों का निर्माण हुआ और उनसे सिंचाई की सुविधा दी गई, जिससे कि हमारा कृषि उत्पादन धीरे धीरे करके बढ़ा। हरित क्रांति लागू होने के बाद भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा और खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने में सिंचाई की सुविधाओं का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट, जल विद्युत का उत्पादन। इलेक्ट्रिसिटी, इट इज प्रोड्यूस्ड into two types. One is the thermal and hydel. थर्मल पावर स्टेशन है और बहुत से हाइडल पावर स्टेशन है। जल विद्युत केंद्र है, ताप विद्युत केंद्र है। ताप विद्युत जितने भी हैं वो कोयले के माध्यम से बिजली का उत्पादन करते हैं, लेकिन उन ताप विद्युत ग्रहों में भी बहुत अधिक मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। वहाँ पर बॉयलर्स होते हैं, पानी इकट्ठा होता है, कोयला या डीजल उसको जला करके स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और स्टीम को फ्लो करते हैं, जिससे कि टरबाइन्स मूव करते हैं और ताप विद्युत का उत्पादन। जैसे पनकी पावर हाउस, ये थर्मल पावर हाउस है। झांसी के पास एक पावर हाउस है परीक्षा, ये भी थर्मल पावर हाउस है, लेकिन बगैर पानी के जल विद्युत या ताप विद्युत का उत्पादन नहीं हो सकता। जल विद्युत तो 100% पानी के प्रवाह से उत्पन्न होती। बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए गए हैं, डैम्स में थोड़ा सा वाटर स्लिप वे होते हैं, उनको खोल देते हैं और नीचे टरबाइन्स लगे, ऊपर से पानी गिरता है और ब्लेड उसके रोटेट करते रहते हैं। तो जब रोटेट करते हैं तो वो भी एक मैकेनिकल सिस्टम है जिससे कि बिजली का उत्पादन होता है। तो जल विद्युत सबसे सस्ती और इको फ्रेंडली कहा गया है, पर्यावरण के अनुकूल है। इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसी प्रकार का ईंधन प्रयोग नहीं होता और उस पानी को सिंचाई के काम में ला सकते हैं, रिकलेक्ट भी करके वाटर स्टोर करके फिर उसको प्रयोग में लाते हैं। तो ये जो जल विद्युत है ये बहुत ही सस्ती है। इस समय भारत में अगर हम विद्युत का उत्पादन देखें तो लगभग 22% बिजली की आपूर्ति जल विद्युत के रूप में है। नोट करेंगे बच्चे, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
22% supply of electric that is obtained from your हाइडल पावर स्टेशन। बहुत से ऐसे जल संयंत्र बनाए गए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में मंडे सबसे ऊंचा जल विद्युत केंद्र है। टाटा हाइडल पावर स्टेशन इन महाराष्ट्र, टाटा जल विद्युत केंद्र, टाटा हाइडल पावर स्टेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पे बनाया, मंडी हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पे। टाटा ये महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट माउंटेन, पश्चिमी घाट पर्वत पे, पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट एट महाराष्ट्र। ये जो नदियाँ निकलती हैं तो वाटरफॉल है, वाटरफॉल के नीचे जो टरबाइन्स लगाए गए हैं और उनसे लगातार जल विद्युत का उत्पादन। कावेरी जल परियोजना भी इसी तरह की है। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत केंद्र शिव समुद्रम तमिलनाडु में है। कौन सा? शिव समुद्रम टाटा हाइडल पावर स्टेशन, शिव समुद्रम टाटा हाइडल पावर स्टेशन जल विद्युत गृह, जल विद्युत केंद्र। ठीक है, ये तमिलनाडु में है, भारत का पहला जल विद्युत केंद्र है। ये भी वाटरफॉल है, वाटरफॉल पे बनाया गया है। तो इस तरह से इनका निर्माण, जैसे भाखरा नागल बांध है, ठीक है, भाखरा बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध, 226 मीटर हाइट है इसकी, और ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। ये रिवर सतलज पर है, रिवर सतलुज पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। यहाँ पर भाखरा नागल भी है, भाखरा जल विद्युत केंद्र है। यहाँ भी जल विद्युत का निर्माण किया जा रहा है। ये जल विद्युत की सप्लाई यहाँ से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक आती है। भाखरा जल विद्युत परियोजना, रिवर सतलज पर डैम बनाया गया है। भाखरा और नागल, अभी नागल अलग था तो भाखरा के साथ में नागल बांध को जोड़ दिया गया है, इसलिए इसका नाम किताबों में मिलने लगा, भाखरा नागल बांध। ठीक है, ये भाखरा नागल। तो मेरे कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी बांध बनाए जा रहे हैं उनका सदुपयोग जल विद्युत बनाने के काम में भी लाया जाता है। ऐसे मैंने तमाम आपको उदाहरण बता दी। मत्स्य पालन आइए, फिशिंग डेवलपमेंट। फिशिंग डेवलपमेंट टेक प्लेस ओनली इन द रिजर्वर्स और इन टू डैम्स, आइदर इन द रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स। जहाँ पर पानी भरा रहता है वहाँ पर मत्स्य पालन केंद्र खोले गए हैं और धीरे धीरे हाइब्रिड जो है तो मछली तैयार की जाती हैं। लगभग 20% से लेकर के 30% खाद्यान्न के रूप में मछली का प्रयोग किया जाता है। और ये दो तरह के होते हैं, एक तो ओपन ओशंस में है और एक इनलैंड वाटर बॉडीज। इनलैंड वाटर बॉडीज में यही नदियां हैं, झीलें हैं, बांध हैं। जैसे मान लीजिए आप कानपुर में भी लवकुश डैम बनाया गया बिठूर में, जिसे आप गंगा बैराज बोलते हैं। यहाँ पर भी आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मत्स्य पालन किया जा रहा है और मछली पकड़ने काम किया जाता है। छोटे छोटे जलाशयों में, गाँव में या खेतों में तालाब बना करके मत्स्य पालन किया जा रहा है। गवर्नमेंट उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक सहायता दे रही है और ये मत्स्य पालन इन बांधों में
डैम्स में बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है। तो आज जितनी भी मत्स्य पालन केंद्र खोले गए हैं वो इसी प्रकार के छोटे बड़े बांध में हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, हीराकुंड डैम। हीराकुंड विश्व का सबसे लंबा बांध है जो कि भारत में है। हीराकुंड उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया विश्व का सबसे लंबा बांध है। ये हीराकुंड मत्स्य पालन का बहुत बड़ा केंद्र है और ये उड़ीसा में यहाँ पर है, उड़ीसा में ये है। और इसके साथ साथ यहाँ पर राउरकेला स्टील प्लांट है जिसके लिए बिजली का भी उत्पादन केंद्र है। उड़ीसा तेलंगाना के लिए बिजली की सप्लाई होती है और दक्षिण भारत में मछली खाने के भोजन के रूप में बहुत यूज की जा रही है, इसलिए यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में मत्स्य पालन का कार्य भी किया जा रहा है। दामोदर नदी घाटी परियोजना में छोटे बड़े कुल मिला के पश्चिम बंगाल में 5 बांध बनाए गए हैं। उन 5 बांधों में से ज़्यादा से ज़्यादा जूट इंडस्ट्रीज के लिए भी लाभदायक हैं और सबसे ज़्यादा मत्स्य पालन। इसके बाद नौ संचालन, नाव्य परिवहन, ये जल मार्ग के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। नाव्य परिवहन है जहाँ पर बांध है, टूरिस्ट प्लेसेस डेवलप कर दिए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लोग जाकर के घूमते हैं, नेचुरल सीन देखते हैं, तो इससे लाभ ये मिलता है कि जो बेरोजगार लोग हैं वो छोटे छोटे अपने होटल्स, रेस्टोरेंट्स या वहाँ की जो लोकल वस्तुएं हैं, क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, वो सब बना करके वहाँ रखते हैं, बाजार लगाते हैं, जो आने वाले टूरिस्ट हैं उनको परचेज करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से नौ संचालन, इनमें स्टीमर्स, बोट है, वाटर राफ्टिंग का भी काम किया जाता है। तो एक नाव्य परिवहन का भी बहुत बड़ा लाभ इन परियोजनाओं से है। पेयजल की आपूर्ति बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नंबर 6, पेयजल। पेयजल का मतलब क्या है? पीने योग्य पानी। जल संसाधन में पहले दिन मैंने बताया था कि फ्रेश वाटर बहुत कम है, मीठा जल बहुत कम है। पानी पीने के योग्य 1%, 1.5% वाटर मिलता है, बाकी सब पॉल्यूटेड है, या तो खारा पानी है या प्रदूषित जल है। तो इस प्रदूषित जल को हम अपने प्रयोग में नहीं ला सकते, घरेलू उपयोगों में तो ला सकते हैं, लेकिन पीने के लिए अनुपयुक्त है। तो जो डैम्स हैं मीठे जल के सोर्स ऑफ वाटर हैं, ये मीठे जल के भंडार हैं, क्योंकि नदियों का पानी सामान्यतः खारा नहीं होता और वहाँ से पाइपलाइन डाल करके इसे वाटर स्टेशंस जो बनाए गए हैं जहाँ से वाटर सप्लाई होती है, तो दैट वाटर हैज़ बीन ट्रीटेड, कंटेमिनेटेड वाटर होता है या उसे शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने के बाद कुछ उसमें ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जिससे पानी शुद्ध होता है और वो पानी पीने के लिए नगरों में, शहरों में, आजकल तो गाँव में भी तमाम वाटर टैंक बन गए हैं और पानी की सप्लाई हो रही। तो पेयजल की आपूर्ति में इन बांधों का बहुत बड़ा योगदान है। कानपुर में देख लो, पानी की भीषण समस्या होती है और लवकुश डैम बन जाने से, जिसे गंगा बैराज कह रहे हैं, वहाँ से बहुत बड़ी वाटर लाइन डाली गई है और जल संस्थान तक ला करके उसकी टेस्टिंग की जा रही है, स्टोर किया जाता है और वही पानी शहर के अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई भी किया जा रहा है। इसलिए इस जल परियोजनाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है पेयजल की आपूर्ति करना। नंबर 7, उद्योगों को जल आपूर्ति या जल उपलब्धि, इंडस्ट्री
कोई भी इंडस्ट्री अगर हम चला रहे हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट रिक्वायर सप्लाई ऑफ वाटर. विदाउट वाटर इंडस्ट्रीज कैन नॉट बी फंक्शनिंग वेल. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पानी की आवश्यकता उन उद्योगों को है. कोई भी उद्योग ले, बहुत से तो उद्योग ऐसे हैं जो कि केवल पानी की सप्लाई के ऊपर ही निर्भर करते हैं. जैसे जूट इंडस्ट्री है, जूट को भिगोने का काम, नमी का काम, साफ करने का काम पूरा पानी से है. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, शुगर मिल्स हैं, लेदर कारखाने हैं, आयरन एंड स्टील प्लांट हैं जिनको लोहा इस्पात उद्योग कहते हैं. इनमें बहुत बड़ी मात्रा में जल की उपलब्धता होनी चाहिए. जल की यदि आपूर्ति इन क्षेत्रों में नहीं है तो उद्योग प्रॉपर रूप से चलेंगे नहीं. जितना हमें आउटपुट प्रोडक्शन मिलना है वो नहीं मिलेगा. तो इसलिए ये बांध बनाए गए कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो अच्छी तरह से चल सके, अच्छी तरह से फंक्शन कर सके. उदाहरण के लिए जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना है, मैक्सिमम 90% जूट इंडस्ट्रीज ऑफ और इंडिया they are located side by side of river दामोदर. दामोदर नदी के साइड बाय साइड सबसे ज़्यादा भारत के जूट टेक्सटाइल वेस्ट बंगाल में लगे हुए हैं. और ये कारखाने दामोदर नदी में बने हुए बांध या इसके द्वारा पानी की सप्लाई पर ही निर्भर करते हैं. दूसरा एक कारण ये भी है कि जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल ही है हमारे देश में, इसलिए यहाँ पर जूट के कारखाने पूरी तरह से सफल हो गए. जूट इंडस्ट्री, जूट टेक्सटाइल जो है तो सबसे ज़्यादा इन्हीं क्षेत्रों में. आप इधर से इधर आ जाओ, पश्चिम क्षेत्र में जहाँ महाराष्ट्र और गुजरात है. महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा अपने सूती वस्त्र उद्योग है, कॉटन टेक्सटाइल्स है. तो गुजरात और महाराष्ट्र का जो एरिया है तो यहाँ पर प्रमुख नदियाँ हैं हमारी. नर्मदा है, रिवर तापी है. ठीक है, रिवर नर्मदा और रिवर तापी दोनों नदियाँ कुल मिलाकर के गुजरात और महाराष्ट्र को काफ़ी मात्रा में पानी सप्लाई में मदद करती है. साबरमती ये भी एक महत्वपूर्ण नदी है. तो हम अगर रिवर नर्मदा की बात करते हैं तो रिवर नर्मदा सरदार सरोवर डैम है यहाँ पर, सरदार सरोवर डैम. ठीक है, ये नर्मदा नदी पर है. रिवर नर्मदा पर बना हुआ डैम है. तो मध्य प्रदेश से अमरकंटक के पास से नर्मदा निकलती है और मध्य प्रदेश में बहते हुए गुजरात बॉर्डर में जैसे जाती है तो यहाँ सरदार सरोवर डैम बना है. और ये रिवर नर्मदा पर बना है जिसका बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट हुआ. इन मूवमेंट में विवाद हुए और नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ. यहाँ के जनजातियों ने शुरू. इसका उद्देश्य है जल विद्युत का तैयार करना और उद्योगों के लिए पानी सप्लाई तथा प्रमुख शहर जो इसके आसपास स्थित है उनके लिए पानी की सप्लाई करना है. वाटर सप्लाई दैट डिपेंड ऑन द डैम सरदार सरोवर. सिमिलरली तापी नदी, TAPI, ताप्ती भी हिंदी में लिखते हैं, रिवर तापी. तो रिवर तापी भी एक महत्वपूर्ण नदी है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से होकर के जाती है और ये भी जाकर के यहीं कच्छ की खाड़ी में महाराष्ट्र के और गुजरात के जॉइनिंग पोर्शन पे जाकर बॉर्डर में गिरती है. इस पे भी तमाम परियोजनाएं बनाई गई हैं और उनसे जल की आपूर्ति बहुत अधिक मात्रा में की जा रही है. तो उद्योग भी हमारे कहीं ना कहीं जल आपूर्ति पर निर्भर करते. तो अब हम कुल मिला करके ये कह सकते हैं बेटा
क्या कह सकते हैं? पता नहीं। ठीक, देखिए ये नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य आपने पढ़े। एक बार बांध का निर्माण हुआ, वंस द डैम इज कंस्ट्रक्टेड, आफ्टर दैट इट फुलफिल लार्ज नंबर ऑफ आवर एम्स, आवर पर्पसेस। दैट्स वाई रिवर वैली प्रोजेक्ट, दे आर कॉल्ड मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। एक बार इनका निर्माण बाढ़ के नियंत्रण के लिए हुआ, उससे तमाम फायदे हुए। कहीं पर जल विद्युत बनाने के लिए किया गया, उसके बाद और भी तमाम उद्देश्यों की पूर्ति हुई। और आपकी बुक में भी लिखा है, शायद मेरे ख्याल से होना चाहिए, तो बुक नहीं रखे हूँ, लेकिन उसमें लिखा है कि रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, दे आर कॉल्ड द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, दे आर कॉल्ड द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत के मंदिर कहे जाते हैं। ठीक है, जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं वह आधुनिक भारत के मंदिर कहे जाते हैं। क्यों? ये स्टेटमेंट है किसका? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, दे आर कॉल्ड द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि तमाम प्रकार की उद्देश्यों की पूर्ति होती है, बहुत ही लाभदायक है, और इनसे हमें तमाम प्रकार के आने वाले समय में आगे आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ होता रहेगा। तो लोग इनके प्रति बड़े सचेत और उदार रहें, इसलिए भारत का कल्याण करने वाले हैं। और इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हमारा विकास होगा, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, बौद्धिक विकास, ये सब। तो इसलिए इनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। आपकी बुक में है हु सेड दिस करके आता है, ये किसने कहा है, और बाद में उनके तमाम राइटर्स के नाम आ जाते हैं या किस बुक में लिखा गया है नेहरू के द्वारा। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक इनकी बुक है, भारत की खोज शायद है, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया ही उसका नाम है। तो आप ये स्टेटमेंट नोट कर लें, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इन्होंने जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बहुत अधिक महत्व दिया है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद ये तो एक प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप का हुआ। भारत के मुख्य नदी घाटी परियोजनाएं और वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। राज्य और नदी घाटी परियोजनाओं के नाम मैप वर्क में भी बहुत आया है ये। तो पहले तो लिख ले, कॉलम बना सकते हो, बुक में भी मिलेगा। नदी घाटी परियोजना ऐसे करके लिख ले, और एक तरफ उसको लिख दे राज्य। कहीं कहीं पर लाभान्वित राज्य भी लिखा है, किन किन राज्यों को इनसे लाभ होता है। तो ऐसे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 भाखरा नागल बांध है, भाखरा बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। ये हिमाचल, पंजाब,
रिवर सतलुज नदी पर बना हुआ है, मैप में सहायता करेंगे। फिर दूसरा हीराकुंड उड़ीसा राज्य में है, विश्व का सबसे लंबा बांध है और ये है महानदी पर, रिवर महानदी पर है। इसको उड़ीसा, तेलंगाना आदि राज्यों में फायदा मिलता है। मैटूर कर्नाटका एंड तमिलनाडु राज्य में है, रिवर कावेरी पर बनाया गया है। अगर आप कोई घूमने गए होंगे तो वृंदावन गार्डन आपने देखा होगा, मैटूर डैम के पास ही है वृंदावन गार्डन, बहुत अच्छा बना है मैसूर में। इसके बाद नंबर 4 पे अभी हमने आपको सरदार सरोवर बांध बताया, रिवर नर्मदा पर है, नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को इससे लाभ मिल रहा है सरदार सरोवर से। इसके बाद है कोयना बांध, कोयना डैम, इसका जो है तो महाराष्ट्र पे है ये भी रिवर कावेरी। इसके बाद नंबर 6 पे आ जाइए, आपका गंगा बैराज जिसको आप बोलेंगे। ये कहाँ पर है गंगा बैराज? उत्तर प्रदेश, गंगा नदी, गंगा, ठीक है। इसी तरह से रिहंद डैम है, जवाहर डैम है, गांधी सागर है, नागार्जुन सागर बांध है, बहुत है, लेकिन मुख्य मैंने आपको बता दिए जिनका प्रयोग। नरौरा डैम उत्तर प्रदेश में रिवर यमुना पर बना है और रिवर गंगा पर है और इससे भी बहुत पानी छोड़ा जाता है, जैसे कानपुर में इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो तमाम है और आगे जब मैप वर्क कराएंगे आपको तो बहुत बता देंगे, कई आपको लिखा देंगे या मैप में भरवा देंगे, 5-6 नंबर का मैप सही होगा, ठीक है। तो आज आपको हमने नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ाई, इसको आपको लिखना है और इसके बारे में लॉन्ग आंसर +1 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे। नेक्स्ट टाइम में आपको वर्षा जल संचयन पढ़ाया जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर पढ़ाया जाएगा एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग